बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को सीबीआई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट लालू प्रसाद समेत राबड़ी देवी और बेटी मीसा यादव को पेशी के लिए बुलाया गया था। हालांकि पेश के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद नहीं हुए। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले में लोगों से जमीन ली थी। सीबीआई ने बीते साल 18 मई को लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके पहले 6 मार्च को सीबीआई पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी, जहां उनसे पूर्व सीएम से सवाल जवाब किए थे। अगले ही दिन 7 मार्च को सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर पहुंची, जहां पर सीबीआई ने घोटाला मामले में लालू यादव से पूछताछ की थी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी तहसील के अंतर्गत आने वाले आनंदपुर गांव में एक 60 फीट गहरे बोरवेल में 9 वर्ष का बच्चा गिर गया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही विदिशा कलेक्टर समेत स्थानीय प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचे और वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एनडीआरएफ की टीम भी बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आनंदपुर गांव में पहुंच चुकी है और साथ इस घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि बोरवेल में गिरे 7 साल के बच्चे को 18 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम 14 मार्च सुबह 11:30 बजे से रेस्क्यू में जुटी है। 4 जेसीबी और 3 पोकलेन मशीन रात भर खुदाई करती रही। 15 मार्च सुबह तक बोर के समानांतर 50 फीट खुदाई की गई। 3 फीट टनल बन चुकी है, 2 फीट टनल और बनाना है। बता दें कि हादसे का शिकार 9 वर्षीय बच्चे का नाम लोकेश अहिरवार है। लोकेश के माता पिता खेत में मजदूरी का काम करते हैं। 13 मार्च की सुबह भी लोकेश के माता पिता खेत में चना कटाई करने का काम करने गए थे। यहाँ लोकेश अपने बड़े भाई और अन्य साथियों के साथ ही खेत की पाल पर खेल रहा था और इसी दौरान वहाँ बंदरों का झुंड आ गया, जिससे डरकर सभी बच्चों ने दौड़ लगा दी। सभी बच्चे घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागे। वहीं लोकेश ने नजदीक के धनिया के खेत में दौड़ लगा दी। वहां खेत में खुले पड़े 2 फीट चौड़े और करीब 60 फीट गहरे बोरवेल में वो जा गिरा। यूक्रेन और रूस जंग के बीच ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर को रूसी Su-27 लड़ाकू विमान के बीच टक्कर से अमेरिका का ड्रोन समुद्र में डूब गया। 2 रूसी लड़ाकू विमान ने अमेरिका ड्रोन को मार गिराया। इससे दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव बढ़ गया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि मंगलवार को जब रीपर ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहा था, तब रूसी फाइटर जेट ने जानबूझकर उड़ान भरी। अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन करार दिया है। ये घटना तब हुई जब अमेरिका का रीपर ड्रोन और रूस के 2 फाइटर जेट Su-27 ब्लैक सी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान रूस का एक जेट जानबूझकर अमेरिकी ड्रोन के सामने आ गया और जेट से तेल गिरने लगा। इस दौरान एक जेट ने ड्रोन के प्रोपेलर को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये प्रोपेलर ड्रोन के पीछे लगा था। प्रोपेलर ड्रोन के पंखे की तरह होता है। इसका ब्लेड जब घूमता है तो इससे थ्रस्ट बनता है और ड्रोन को उड़ने में मदद मिलती है। अमेरिकी ड्रोन क्रीमिया के पास ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था। रूसी लड़ाकू विमान से हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्रीमिया के पास इसे रोकने के लिए रूसी लड़ाकू जेट विमानों ने उड़ान भरी थी, लेकिन फाइटर जेट से कोई हथियार ड्रोन पर नहीं दागा गया। ब्लैक सी वो जल क्षेत्र है जिसकी सीमाएं रूस और यूक्रेन से मिलती हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से इस क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सैन्य तनाव बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ड्रोन और रूसी फाइटर जेट आमने सामने हुए हैं। इससे दोनों देशों के बाद तनाव और बढ़ने की आशंका है। इस युद्ध में जहां अमेरिका यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है, तो रूस अकेले लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ऐसे में राहुल गांधी के बाद आरएसएस पर एक और विरोधी दल ने विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने हाल ही में विदेशी धरती में भारत की केंद्र सरकार के खिलाफ कई हमलावर बयान दिए, जिसमें भारत की सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस एक गुप्त समाज है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बनाया गया है और इनका विचार ये है कि सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक प्रतियोगिता का उपयोग किया जाए और बाद में लोकतांत्रिक प्रतियोगिता को खत्म कर दिया जाए।
अब राहुल गांधी की तरह केरल में सीपीआईएम ने भी आरएसएस की तुलना तालिबान से कर डाली है। दरअसल केरल में सीपीआईएम ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के सदस्यों को आईआईएम कोझिकोड के कोर्स ट्रेनिंग पर केंद्र में भाजपा की आलोचना की और कहा कि ये संघ परिवार के साथ उनके करीबी संबंधों को दर्शाता है। माकपा के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि पहली बार काबुल में तालिबान शासन के सदस्य मंगलवार से शुरू हुए 4 दिवसीय इंडिया इमर्शन ऑनलाइन कोर्स में भाग ले रही हैं। पाठ्यक्रम नई दिल्ली के क्षमता निर्माण मंच, भारतीय तकनीकी और आई टेक हिस्से के रूप में आईआईएम कोझिकोड की ओर से पेश किया जाता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के तहत 1964 में स्थापित आई टेक अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए सबसे पुरानी संस्थागत व्यवस्थाओं में से एक है। इसे 160 से ज्यादा देशों के 2 लाख से ज्यादा नागरिक और रक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज और कई बड़ी हस्तियों के नाम का इस्तेमाल कर साइबर ठग कई लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन अब इस साइबर ठगों ने बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ा है और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के नाम पर साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस आरोपी ने मुख्यमंत्री के साथ साथ भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का इस्तेमाल कर लोगों को ठगा है। नमस्कार, मैं अमित दीवान और आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कि कैसे साइबर ठगों ने क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को ठगा है। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और उनके पीए नागेश्वर रेड्डी के नाम का इस्तेमाल कर साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को मुंबई पुलिस ने साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी और आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर एक कंपनी को 12 लाख रुपए की चपत लगाई है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नागराजू बुदुमुरू के रूप में हुई है, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और बुदुमुरू साल 2014 से लेकर 2016 तक आंध्र प्रदेश रणजी टीम का हिस्सा भी रह चुका है। इसके बाद बुदुमुरू आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा बना। इतना ही नहीं, बुदुमुरू साल 2016 से लेकर 2018 तक इंडिया बी टीम में भी शामिल रहा। पुलिस का कहना है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को ईमेल भेजने के लिए क्रिकेटर्स की झूठी ईमेल आईडी बनाई थी और बुदुमुरू ने कंपनी को करीब 12 लाख रुपए की चपत लगाई है। एक शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2022 में एक व्यक्ति ने कंपनी में फोन किया था और खुद को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पीए बताया था। उसने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के एक पूर्व क्रिकेटर रिकी भुई की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और उसे आर्थिक मदद के लिए कंपनी से 12 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप चाहिए और साइबर ठग के झांसे में आकर कंपनी ने उसके बैंक में यह रकम जमा करा दी। डीसीपी बाल सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी बुदुमुरू ने क्रिकेटरों की गरीबी का हवाला देकर भारत में कई बिजनेसमैन और संस्थानों को स्पॉन्सरशिप दिलाने के बहाने उनको ठगा है। बुदुमुरू के खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं और 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी के आरोप हैं। वहीं साइबर सेल ने उसके पास से 7 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कि जो भी सच्चे लीडर होते हैं जो ना उनके खातिर लेकर ये अकेला इमरान खान नहीं, जो भी सच्चा होते हैं, लेकिन हमारा लीडर सच्चा है। सामने निकले, इन लोगों ने मुझे जो ना पकड़ के मुझे जो ना इतना मारे कि मेरे जो ना हड्डियां बिल्कुल काम नहीं कर रही। इस हमले को कामयाब नहीं होने देंगे। ये शेल्स जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ जिस तरह मैंने कहा इस घर के अंदर, यानी मेरे घर के अंदर ये वो शेल्स हैं। जो घर के बाहर हैं उसका हमें कोई अंदाजा नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में वारंट जारी है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है। तो वहीं इमरान की दलील है कि उन पर कोर्ट में हमला हो सकता है। उन्हें 18 तक बेल मिली है। एक तरफ पुलिस प्रशासन लाहौर के जमन पार्क स्थित इमरान के आवास पर पहुंचा, तो दूसरी तरफ उनके समर्थक बड़ी तादाद में जमन पार्क पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच जमकर झड़प हुई। इन्होंने सिर्फ शेलिंग नहीं की, इन्होंने वाटर कैनन में जहरीला केमिकल मिला के नहीं जलाया, बल्कि ये स्ट्रेट फायरिंग की है। अभी स्ट्रेट फायरिंग की है, जिसकी गोलियों के खोल जो है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये जूम करके दिखा सकता है, ये आप इनको गोलियों के खोल जूम करके इनको दिखाएं, आप ये दिखाएं।
ये जो सामने ये खोल आपको नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रेट फायरिंग की गई है और ये जुल्म की इंतहा कर दी गई है। इस जुल्म का जो है वो इनको हिसाब देना पड़ेगा। वारंट के बाद कोर्ट में पेश न होने पर पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, जानते हैं हाई कोर्ट में इमरान खान की पैरवी करने वाले वकील से कि उनका रुख क्या है। ये पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में जो ये एफआईआर नहीं है, केस नहीं है, ये इस्तगासा है। इस्तगासा एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है, उसमें कभी भी इस तरह का पुलिस ऑपरेशन इससे पहले नहीं हुआ। दूसरा ये है कि ज़ाब्ता फौजदारी अभी गूगल करके देख लें, उसका 75(2) देखें और 76(2) भी देख लें। 75(2) और 76(2) ये सेक्शंस हैं, उनमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ वारंट है वो एक कहता है, एश्योरेंस कराता है कि मैं पेश हो जाऊंगा फलां तारीख पे, तो वो जो वारंट जिसको एक्सिक्यूट करने के लिए दिया गया है वो वापस आ जाएगा और ये उसकी जो श्योरिटी है वो कोर्ट के सामने आके रखेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर लाहौर अभी तक उबल रहा है। लाहौर में हुई झड़प के बाद इमरान खान का क्या कहना है वो भी सुनते हैं। जिस अदालत में मैं इसलिए नहीं जा सका क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था, अदालत ने पेश करना, ये पुलिस ने वहां पेश करना था। रात को जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर हाई कोर्ट के बार के इश्तियाक खान, उन्होंने श्योरिटी दे दी, उनको मैंने ऑथराइज कर दिया, उन्होंने श्योरिटी दी कि वो जो मेरा अपीयरेंस है हाई कोर्ट में वो गारंटी करते हैं। 18 को उन्होंने श्योरिटी दे दी मैं हाई कोर्ट में प्रेजेंट होऊंगा। तो जब उन्होंने श्योरिटी दे दी तो वो पुलिस ऑफिसर जो मुझे अरेस्ट करने आया था उसको श्योरिटी मिल जाती, वो केस उसको इंतजार करना चाहिए। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अदालत जा रहा हूं, इसलिए तो वो आया था मुझे अरेस्ट करने। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि वो 18 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होंगे और उनकी श्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष इश्तियार अहमद खान देंगे। फिलहाल लाहौर की सड़कों पर खून पत्थर और जंग के बाद का मंजर है। पुलिस इमरान को 18 मार्च से पहले गिरफ्तार करना चाहती है, यही वजह है कि वो बल प्रयोग कर रही है। इमरान खान ने सरकार से अपनी जान का खतरा बताया है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आने वाली 25 मार्च को होने वाली पहली वर्षगांठ को पूरे प्रदेश में मनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार योगी 2.0 का पहला साल आगामी 25 मार्च को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए ये जश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होते ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर 6 साल 6 दिन पूरे कर लेंगे। वैसे तो सीएम योगी ने 1 मार्च को ही सबसे ज्यादा समय तक यानी कि 5 साल 346 दिन मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास योजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही सीएम योगी ने शुभनाथ की ओर से लिखित भक्ति आंदोलन और उत्तर धार्मिक संकट पुस्तक पीएम मोदी को गिफ्ट की, जिसके बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर भी साझा की।